हेलो एवरीवन। सो बेटा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक चल रहा था आपके साथ। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक पे हमने लास्ट क्लास में जो किया था दैट इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स स्टार्ट किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग। रेजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल में लगाया था और या फिर उनके कुछ सर्किट सॉल्व किए थे जिनमें हमने सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। ओके, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है बेटा किरचॉफ्स लॉ, और फिर किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड कुछ सर्किट सॉल्व करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग किरचॉफ लॉ, जिससे वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले क्या है किरचॉफ्स लॉ में, किरचॉफ्स लॉ तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहले बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ आता है, इसे जंक्शन लॉ भी बोल दिया जाता है। इसे क्या है, जंक्शन लॉ भी बोल दिया जाता है। तो क्या है बेटा जंक्शन का मतलब क्या था, जंक्शन पॉइंट कौन सा होता है, मैंने आपको पहले बहुत बार बोल दिया है कि जिस पॉइंट के ऊपर दो से ज्यादा वायर्स आ रही हो जा रही हो कुछ इस तरह से, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है। तो अब ये जो लॉ है ये क्या स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेट्स दैट नेट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। तो मतलब क्या है, इस ए जंक्शन पॉइंट के ऊपर नेट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो अब जैसे बेटा इस वायर में अगर I1 करंट है, इस वायर में करंट I2 है और इस करंट वायर में करंट I3 है, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू जीरो। आप ऐसे लिखोगे, मतलब नेट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन पॉइंट इज जीरो। बट एक चीज का बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे साइन कन्वेंशन, किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, दोनों लॉज में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है साइन कन्वेंशन। देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ये दो करंट जो है बेटा ये आ रहे हैं, क्लियर है, और ये वाला करंट आपका क्या है बेटा, जा रहा है। तो अगर आप आने वाले करंट को दोनों को प्लस ले रहे हो तो जाने वाले करंट को आप क्या लोगे, माइनस लोगे। आप एक तरह से इसे बेटा क्या ऐसे भी सोच सकते हो, अगर इधर से चार्ज आ रहा है और इधर से चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज एड अप हो रहा है और यहाँ से चार्ज क्या है बेटा, जा रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन से चार्ज आपका एक तरह से लीक हो रहा है, कम हो रहा है ए पॉइंट के ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कर दिया। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो, विच मींस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने जंक्शन लॉ की स्टेटमेंट बेटा मैंने आपको बता दी है, क्या स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट नेट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। यहाँ पे जब करंट की वैल्यू लिखनी है विद साइन लिखनी है, तो नेट अलजेब्रिक सम की बात हुई बेटा, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन वायर्स में कितना एंगल है उसके अकॉर्डिंग I3 की वैल्यू निकलेगी, रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ नहीं है ऐसा, सिंपली I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। यहां से भी क्लियर हो रहा है ना, जो I3 करंट है वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, वो इन दोनों वायर्स में एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसीलिए करंट को बोल दिया जाता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो करंट हैज अ डायरेक्शन बट ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, इसीलिए आपका करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है बेटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और ये जो लॉ है सिंपल सी चीज है, मैंने अभी आपको बोला है, यहां से चार्ज जा रहा है, यहां से चार्ज जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहां से चार्ज जा रहा है, तो बेसिकली ए पॉइंट के ऊपर नेट चार्ज बेटा देखो जितना इधर से आएगा उतना ही एक सेकंड में इधर जा रहा है। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है बेटा, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था उसमें बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको बताया था चार्ज जो रहता है कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, एक सेकंड में इधर इन दोनों वायर से जितना आ रहा है उतना ही इधर एक सेकंड में जा रहा होगा आपका। अगर 4 होती फिर यहाँ पे प्लस, इधर प्लस I4 भी आ जाता, तो मतलब सो ऑन। तो अब आपने इसे इंप्लीमेंट करना है। ये फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था, जंक्शन लॉ था, जंक्शन पॉइंट के ऊपर एप्लीकेबल है बेटा। जंक्शन पॉइंट का मतलब आपको मैंने समझा दिया है। फिर आपका ये लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट,
किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ दैट इज लूप लॉ, ठीक है, इसे क्या बोल दिया जाता है, लूप लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ इसे लूप लॉ भी बोल दिया जाता है, ठीक है बेटा। अब ये लूप लॉ क्या स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट्स अलग अलग लिखी हुई है हर एक बुक पे, ठीक है। तो जैसे इसकी सिंपल स्टेटमेंट आपने क्या लिखनी है, इसकी सिंपल स्टेटमेंट यही है, ठीक है। सबसे पहले लूप मीनिंग समझो बेटा, जैसे लूप का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए पॉइंट है, मैं आपके लिए एक सर्किट बना रहा हूं, जैसे ये वाला कुछ इस तरह से सर्किट, ठीक है। तो ए पॉइंट से चल के कंप्लीट एक लूप बन रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, ये फिर से ए पॉइंट आ जाएगा आपका, एक तरह से क्लियर है, क्योंकि इन दोनों में पोटेंशियल क्या आएगा, सेम होगा, ओके। चलो, तो अब क्या है बेटा, आप अगर ध्यान से देखोगे ये क्या है, लूप बन रहा है। अगर मैं यहां से ऐसे घूमूं तो ये क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। कंप्लीट लूप कब होगा, जब मैं ए से स्टार्ट होके ए पॉइंट के ऊपर ही पहुंचूंगा। तो अब ये लूप लॉ क्या स्टेट करता है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट नेट अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये मैं एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कहने का, मैं अभी आपको जब यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा बेटा फिर और भी क्लियर हो जाएगा, बट फॉर द टाइम जस्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ओके। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा इसकी, इट स्टेट्स दैट चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप, लूप के अंदर नेट अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो, ओके। मैं यहाँ पे आपके लिए ये स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आप नोट डाउन कर लो एक बार, ओके। तो बेटा स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। तो किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप और अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग रेजिस्टर R एंड सेल E1 E2, ठीक है, इन द लूप इज ऑलवेज जीरो। अब इसका मीनिंग क्या वो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो इसमें रेजिस्टर्स है और सेल्स है बेटा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चेंज इन पोटेंशियल कहां कहां पे आएगा, देखो सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ड्यू टू सेल E1, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब मैं गया बेटा, ए से बी पॉइंट, तो ए से बी पॉइंट जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कितना आया, लेट्स से VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, E1। बेटा देखो ए एंड बी पॉइंट में क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। तो सेल का मीनिंग है कि इस सेल का जितना EMF होगा उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल फॉर द टाइमिंग आप जो भी सोचो, ठीक है, EMF जितना होगा E1 उतना ही ए एंड बी पॉइंट में आपका क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके। नेक्स्ट बी से सी पॉइंट के ऊपर जब हम गए, बी से सी पॉइंट के ऊपर जब हम गए तो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, लेट्स से इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, I इंटू R। आपको मालूम ही है ओम्स लॉ से, रेजिस्टर के क्रॉस जितना रेजिस्टर में करंट है इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका ये आ गया B से C पॉइंट। फिर अब तो बेटा C से D पॉइंट, C और D पॉइंट में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना, ये भी C पॉइंट है, ये भी C आ जाएगा, ये C से फिर A पॉइंट पे आ गए, तो VC माइनस VA, तो C से A पॉइंट के ऊपर आए, बीच में क्या आ गया बेटा, आपका सेल आ गया, तो सेल का EMF कितना, E2। तो इन C एंड A पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, E2 होगा। तो ये लिख लिया मैंने, A से A पहुंच गए, तो लूप कंप्लीट हो गया है। अब आपका ये तीन इक्वेशंस में, ठीक है। तो एक चीज ये जो लॉ कहता है, ये लॉ कहता है कि इन तीनों का सम E1 प्लस IR प्लस E2 इज इक्वल्स टू क्लियर है बेटा। ये देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तीन पोटेंशियल चेंज आए हैं ना इस लूप में, तीन पोटेंशियल चेंजेस कहां कहां पे हैं, जब A से B गए, फिर B से C गए और फिर C से दोबारा A पॉइंट के ऊपर आए, तो इन तीनों का सम इक्वल्स टू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है बेटा। तो अब तक ये था इजी। अब इसमें हमने करनी है साइन कन्वेंशन बेटा, ठीक है। ये E1 प्लस, सब में प्लस लिख दिया, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमें यहां पे क्या करना है, साइन कन्वेंशन सीखना है बेटा। ये साइन कन्वेंशन लिखाने से पहले देखो बेटा, हर एक टीचर के करवाने का मेथड डिफरेंट होता है, बुक्स में भी डिफरेंट मैंने समझाया होता है,
ठीक है, सबका फाइनल आंसर सेम आएगा, सबका सही, ऐसा नहीं कि किसी और का गलत होगा, सबका सही होगा, सबका साइन कन्वेंशन डिफरेंट होता है बेटा लेने का मेथड। ठीक है, मेरे जो मेथड है वो मैं बता रहा हूं, आप मेरे वाला मेथड अगर इजी लग रहा है ये फॉलो कर लीजिए, अगर आपको बुक्स वाला इजी लग रहा है आप वो भी फॉलो कर सकते हो, मुझे फाइनल आंसर से मतलब होना चाहिए, है ना। आपकी बेटा साइन कन्वेंशंस डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके से भी हो सकते हैं, बट फाइनल इक्वेशन सेम बनने है हमारी। ठीक है, तो जैसे मेरा मेथड क्या है, देखो बेटा मैं कैसे सोचता हूं, जब बेटा मैं ए से बी पॉइंट के ऊपर गया, तो ए से बी पॉइंट के ऊपर जाने का मतलब है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी के हाई से लो पोटेंशियल के ऊपर जा रहा हूं। हाई से लो का मतलब वीए मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट के ऊपर कम होगा, इसका मतलब पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में क्या हुआ, एक तरह से वीए माइनस वीबी का मतलब है आपका पोटेंशियल जो है कम हुआ है एक तरह से। ठीक है बेटा, तो वीए हाई है ये लो है, तो मैं देखो बेटा याद आपकी एक चीज है कि कंसेप्ट आपने दिमाग में कैसे बिठाना है, मैंने ऐसे बिठा रखा है, देखो ये हाई है ये लो है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर है, तो मैं इसके आगे क्या साइन लगाऊंगा, प्लस साइन लगाऊंगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो वीबी माइनस वीसी। अब बेटा इसमें देखो मैंने करंट की जो डायरेक्शन मार्क कर रखी है वो मैंने इस तरह से मार्क कर रखी है, आप करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट भी, तो जब भी आपने सबसे पहले क्या है करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। ठीक है, आप किसी भी वे में करंट की डायरेक्शन मार्क कर सकते हो, लेट्स से मैंने ऐसे मार्क कर ली। ठीक है, आप पहले जो मैं मार्क कर रहा था वो भी सोच सकते हो, जो मैंने अभी मार्क किया, जैसे मर्जी करो, आपका फाइनल आंसर अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आपने करंट की डायरेक्शन सही मार्क की है तो फाइनल आंसर आई का पॉजिटिव आएगा, अगर फाइनल आंसर आई का नेगेटिव आ गया बेटा, देखो आई नेगेटिव आने का मीनिंग होगा कि जो आपने डायरेक्शन लेफ्ट की थी एक्चुअल में उससे डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो देखो मैंने ये डायरेक्शन मानी है, ये डायरेक्शन का मतलब है जब मैं बेटा इधर आ रहा हूं, तो जब मैं बी से सी पॉइंट, तो करंट जो है वो सी से बी की तरफ आ रहा है, करंट हमारा किस तरफ आ रहा है, सी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो करंट सी से बी मतलब आप देखो बेटा करंट हमेशा क्या होता है, हाई से लो जाता है कि नहीं जाता, तो करंट हाई टू लो जाता है, तो हाई टू लो जाने का मतलब वीसी हाई पे है, वीबी लो पे है, तो अब क्या हुआ बेटा, लो माइनस हाई मतलब छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया। ये जो बेटा मैं अभी साइन कन्वेंशन कर रहा हूं ये मेरा देखो बेटा अलग टेक्निक है मेरी, आप इसी वे में सोच सकते हो ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट सी से बी ए पॉइंट के ऊपर वापस गए, सी से ए पॉइंट के ऊपर जब मैं वापस गया बेटा, तो फिर से देखो बेटा सी से ए का मतलब सी पॉइंट सेल को क्रॉस किया है, तो सेल को क्रॉस किया है, सेल क्या है, सी का सेल के साथ क्या है, हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, और ए क्या है, लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, तो हाई टू लो का मतलब बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा मतलब प्लस। क्लियर है, तो E1 पॉजिटिव, E2 भी पॉजिटिव, आई आर के साथ क्या आएगा प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस, तो ये साइन आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बेटा। आई होप आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है जो मैंने करवाया है आपको बेटा यहाँ पे। क्लियर है, तो ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब तक देखो हमारे सर्किट्स में एक ही बैटरी होती थी, जब 2 पॉइंट्स होते थे जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेनली इस क्वेश्चन में आपको करंट फाइंड आउट करना होगा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा, आपको 2 या 3 बैटरी भी लगा के दे सकते हैं सर्किट में। तो देखो यहाँ से आई की वैल्यू आगे की नहीं आएगी, E1 प्लस E2 बाई आर, अगर यहाँ पे 2 लूप होते 2 इक्वेशंस बनती। तो बेटा हमने क्या किया है यहाँ पे, इनक्लोज लूप ए बी सी ए। ठीक है, इस लूप में हमने क्या किया है, ए से बी पॉइंट के ऊपर गए, तो जब मैं ए से बी पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा हूं तो रास्ते में क्या आ रहा है, आपके पाथ में क्या आ रहा है, सेल आ रहा है जिसका ईएमएफ क्या है, ई। तो नेचुरल सी बात है ए एंड बी में जो पोटेंशियल चेंज हुआ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E1 होगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन कैसे करना है वो मैं ऐसे सोचता हूं बेटा, देखो ए पॉइंट जो है बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, बी जो है बैटरी के नेगेटिव की तरफ है, तो इसका मतलब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहा हूं, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा साइन आपका। क्लियर है बेटा, अब फिर मैं जब रेजिस्टर में गया बेटा, तो सबसे पहले जब भी रेजिस्टर वाला डायरेक्शन मार्क करना है बेटा, रेजिस्टर वाला चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, सबसे पहले आपने करंट की डायरेक्शन जरूर मार्क कर लेनी है लूप में। तो जैसे मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये मार्क कर रखी है कि करंट कुछ ऐसे घूम रहा है सर्किट में,
मुझे नहीं पता कौन सी बैटरी कैसे लगी, मैंने करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली। तो जब रजिस्टर में गए तो रजिस्टर में B से C पॉइंट के ऊपर जब मैं गया बेटा, तो B से C पॉइंट के ऊपर जाने के लिए इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू IR। नेचुरल सी बात है बेटा, जब आप B से C पॉइंट के ऊपर गए, बीच में रेजिस्टर था, तो रेजिस्टर के क्रॉस कुछ ड्रॉप हुआ होगा, रेजिस्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल में चेंज हुआ होगा, और R रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू I into R। अब फिर से इसके साइन की बात करते हैं बेटा। देखो मैं जब B से C गया तो करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, करंट C से B आने का मतलब है C अब हाई पे है, B अब लो पे है। बेटा पहले वाला कंफ्यूज नहीं हो जाना, बस सिंपल सी चीज है, C से B की तरफ करंट जाने का मतलब C हाई पे है, B लो पे है। तो C हाई B लो पे होने का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाए, क्योंकि मैं छोटे में से बड़ा माइनस कर रहा हूं। सेम चीज नेक्स्ट देखो बेटा, जब आप C से A गए, फिर से आपके पास सेल है यहाँ पे जिसका EMF E2 है, तो C और A पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू E2 होगा। साइन कैसे, C जो है बैटरी के हाई के साथ कनेक्टेड है, A जो है लो के साथ कनेक्टेड है, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। देखो इक्वल टू जीरो कैसे बना, यहाँ पे तो मैंने सीधा इनसे जीरो बना दिया इस लॉ से, ये लॉ को आप प्रूव भी कर सकते हो। देखो बेटा अगर इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करते हो, 1 2 एंड 3 को ऐड करते हो, ऐड 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू की तरफ E1 प्लस E2 माइनस IR1 आ जाएगा, और इस तरफ देखो बेटा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VA। देखो बेटा ये आपके सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं आपके, तो ये इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो यही आपका सीधा लूप लॉ आपको सीधा बता रहा है ये चीज, और ये लूप लॉ ने ये चीज सीधी क्लियर कर दिया, मैंने यहाँ पे आपको प्रूव भी करके दिखा दिया एक तरह से। ओके, ये जो लूप लॉ है बेटा एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है ये। क्यों, देखो बेटा मैं अगर A पॉइंट से चला हूं तो A पॉइंट के ऊपर ही वापस पहुंच गया हूं, तो A से चल के A पॉइंट के ऊपर पहुंचा हूं, आपने पढ़ा है यहाँ पे पोटेंशियल इनिशियल भी उतना है जितना फाइनल है, तो फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करेंगे, VA माइनस VA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ये देखो बेटा लास्ट में VA माइनस V बचेगा, बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएगा आपके। क्लियर है, तो इसीलिए 0 बन रहा है। ये लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान रखना है ये पॉइंट्स जो है लॉज के ध्यान रखने, दोनों लॉज में एक ये चीज याद रखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा साइन कन्वेंशन बेटा। क्लियर है, मैंने साइन कन्वेंशन इस तरह से बनाए हैं, आप साइन कन्वेंशन को और मेथड से भी, अब कई बुक्स में यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो बात तो बेटा सेम ही बनने वाली है ना। अगर इन दोनों के आगे मैं माइनस लगा दूं, इसके आगे प्लस लगा दूं, तो सेम तो साइन तो सेम ही बनेगा ना। इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो उल्टा बन जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, आप अपना साइन कन्वेंशन सीखिए बट सही सीखिए। क्लियर है, सही साइन कन्वेंशन सीखना है आपने, गलत नहीं सीखना है। ठीक है, आप रेजिस्टर ए बी पॉइंट जो आप क्रॉस कर रहे हो उसमें रेजिस्टर हो या ईएमएफ हो, आपने सिर्फ ये देखना है ये वाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप सीधा ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दोगे, आपको VA माइनस VB या ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर है, स्टार्टिंग में आप एक दो बार ये चीज ऐसे लिख के देख सकते हो, बट एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आपको बेटा सीधा ये क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपने सीधा ये क्वेश्चन बना के दिखानी है, ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है हमें वहां पे। क्लियर है, ये लिखने का खास मेथड था, खास तरीका है मेरा, इसीलिए मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन भी आपको समझ आ जाएगी ऐसे लिखने से। बट क्या बेटा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप ये चीज ब्रेन में करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है, तो ये आप लिखिए, इसको बेटा ध्यान से समझिए, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन मैं कैसे देखता हूं, जब बेटा मैं पहले जब लूप पूरा करता हूं तो सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करना है बेटा, घूमना जैसे मर्जी घूम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो पहले 1 बाय 1 ए से बी जाता हूं, बी से सी, सी से सी, सी से फिर ए पे आगे, और ए से ए तो लूप कंप्लीट हो गया। तो ए से बी गए, बीच में था सेल, तो ए और बी में पोटेंशियल चेंज कितना होगा, E1 के बराबर, प्लस लिखेंगे माइनस, तो मैं ए से बी जा रहा हूं बेटा, मैं क्या है सेल के हाई से लो जा रहा हूं, मतलब बड़े में से छोटे में जा रहा हूं, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, तो इसे नोट डाउन करिए, बाकी के साइन कन्वेंशन भी ऐसे हैं आपके। आप करंट की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में पहले लेट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका I का वैल्यू क्या बन रहा है, फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू
E1 प्लस E2 बाई आर। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इट मींस मैंने करंट की डायरेक्शन सही लेट की है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट लेट कर देता, आप करके देखना, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपने जो डायरेक्शन मार्क की है रिजल्ट उससे ऑपोजिट आ रहा है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए ना बेटा, ये नोट डाउन करो। ये नोट डाउन करने के बाद अब जैसे अगर मैं डायरेक्शन उल्टी घुमा दूं बेटा, डायरेक्शन में अगर उल्टी लेट कर लूं कुछ इस तरह से, तो चेंज क्या आएगा देखो, मैंने डायरेक्शन उल्टी लेट कर ली, डायरेक्शन ऐसे देखो, ए से बी गए ये सेम, बी से सी, जब आप बी से सी जाओगे तब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, मतलब अब बी हाई हो गया, ये लो गया, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेम रहेगा, तो ये प्लस आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ दिस थिंग आ जाएगा। आपने यही आंसर छोड़ के आ जाना। प्लीज जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो इस नेगेटिव का आप बता सकते हो कि जो करंट है मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेट किया था, तो बाकी आप ऐसे छोड़ के भी आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको इस नेगेटिव का मतलब मालूम होना चाहिए। एक बार नेगेटिव आ गया, प्लीज वहां पे इस एरो को उल्टा मत कर देना, क्योंकि टीचर इस एरो के अकॉर्डिंग ही आपकी चेकिंग करेगा सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। टीचर आपका इसी अकॉर्डिंग चेक करेगा बेटा। और अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी उन्होंने करंट की डायरेक्शन मार्क करके दे रखी है, आपने उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर छोड़ के आना है। आंसर आपने यहाँ पे ऐसे ही नेगेटिव में छोड़ के आ जाना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। टीचर अपने आप समझ जाएगा टीचर की ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने डायरेक्शन लेट उल्टी कर ली है। तो डायरेक्शन यहाँ पे वही मार्क कर ली है जो आपने पहले लेट कर ली थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया आप यहाँ पे रब करके डायरेक्शन चेंज कर लो, क्योंकि टीचर जब स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट करेगा वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेगा। तो अगर आपने डायरेक्शन फाइनली जाके घुमा दी होगी तो यहाँ पे गलती हुई, टीचर यहीं पे गलत करेगा, आगे आपकी इक्वेशन ही नहीं चेक होगी। क्लियर है? तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो साइन डायरेक्शन पहले मार्क कर ली उसी में रखना है, फाइनल आंसर भले नेगेटिव है पॉजिटिव है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आ गया तो आपने सही लेट किया था, नेगेटिव आ गया तो उल्टा है। कई बार क्वेश्चन में आंसर ऐसे होते हैं ऑप्शंस में कि करंट इज फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम बी टू ए, बी टू सी, तो आप पहले कुछ भी लेट करके सॉल्व कर लो। जब आपका नेगेटिव आ गया तो आपको मतलब है कि नेगेटिव आने का मतलब सी टू बी होगा। क्लियर है? तो नेगेटिव का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, टीचर को मालूम है, आपने नेगेटिव में ऐसे ही छोड़ के आना है। आसान ही नेगेटिव आ गया आप इसे चेंज करोगे फिर सारा ये गलत क्या हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप जैसे मर्जी करो, आप फाइनल आंसर ऐसे ही नेगेटिव में छोड़ के आ जाओ। कई बार करंट की डायरेक्शन वो खुद मार्क कर देते हैं फिर भी नेगेटिव आएगा, तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि आप अपनी डायरेक्शन खुद ले लो कि जी इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है, वो गलत हो जाएगा बेटा। आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है जैसे टीचर बोल रहा है। अगर कुछ नहीं मेंशन फिर आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन मार्क कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल के आ जाना है, आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है। ओके, तो ये था बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ। अब हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ के बेस्ड कुछ सर्किट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, सीधा इस एक्सप्रेशन में लिखूंगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पे ये चीज थी आपकी, ठीक है। तो ये था आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। यहां पे आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं बेटा कि किरचॉफ लॉ से अलग है, तो वो क्या है वो देख लीजिए बेटा। अब जैसे आपको इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा हो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट, ठीक है। ए एंड सी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपने। तो वैसे तो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि वी ए माइनस वी सी क्या बन रहा है, माइनस वी टू के इक्वल हो रहा है ना। इस एक्सप्रेशन से बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्लियर है। बट कई बार चलो ऐसा नहीं, सीधी इक्वेशन नहीं बन रही, फिर इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके भी आप ए एंड सी में निकाल सकते हो। क्या करोगे, ए से बी, बी से सी गए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा, E1। क्लियर? तो ये वाली चीज मैंने इसीलिए भी लिखी थी ताकि आपको ये चीज समझा सकूं। क्वेश्चन में लूप वाला लॉ तो तभी लगेगा जब लूप बन रहा होगा, ठीक है। बट बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कोई लूप के ऊपर पूरा लूप नहीं कंप्लीट करते, कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर देंगे और इन्हें बोलेंगे इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उसको पहले कंप्लीट लूप मान के पहले करंट निकालना होगा और फिर आपको वो 2 पॉइंट्स के लिए ऐसे कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बेटा? तो ये एक अलग सी चीज है जो किरचॉफ लॉ में तो नहीं इन्वॉल्व, बट कई बार क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जरूरी नहीं कि लूप में ही पूछते हैं वो आपको, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं सर्किट में, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आपने पहले वो 2 स्ट्रिंग पॉइंट्स ढूंढो कौन से हैं, ए एंड सी। फिर आपने ए और सी, ए से सी के ऊपर कैसे जाओगे, वो वी ए माइनस वी बी,
VB माइनस VC, तो VB बीच वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, आपके पास VA माइनस VC आ जाएगा। तो अब कुछ सर्किट्स करते हैं जो किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड है। मैं सर्किट बना लेता हूं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, तो ये हमारे पास एक सर्किट है जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए। ओके, तो इस सर्किट में अब आपने क्या करना है बेटा, इस सर्किट में आपने करना क्या है, करंट फाइंड आउट करना है हर एक रेजिस्टर में। जितने भी रेजिस्टर हैं, 4 के 4 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं 4 ओम की, और 3 बैटरीज लगी हुई है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट की। कुछ इस तरह से आपने तीनों रेजिस्टर्स में, इन तीनों में क्या है, करंट फाइंड आउट करना है बेटा। ओके, तो देखो इसमें कोई इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन में करंट ही फाइंड आउट करना होगा। तो एक से ज्यादा बैटरी लगी है बेटा, डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, इक्विवेलेंट निकाल के करंट नहीं निकाल सकते हम लोग। यहाँ पे जब एक से ज्यादा बैटरी हो तो किरचॉफ लॉ ही लग गया। तो किरचॉफ लॉ के लिए सबसे पहले हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं बेटा। ये पॉइंट अगर ए है तो ये हो जाएगा बी, एंड इस पॉइंट को मैं सी मार्क कर लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं डी मार्क कर लेता हूं। ये पॉइंट भी आपका एक तरह से सी ही हो जाएगा, यहां से यहां सी हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, आप अगर इसे कोई और नाम देना चाहते हैं, ई से दे दो, इसे आप दे दो, एक बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको पता है सी एंड ई में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। ओके, तो अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले करंट लेट करना होता है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, करंट लेट करेंगे। लेट से इस बैटरी से I1 करंट बाहर निकला है, ये I1 करंट यहाँ पे गया, कुछ इस तरह से करंट घूमा, फिर यहाँ पे, अब C इज अ जंक्शन पॉइंट, इधर से I1 जा रहा है, लेट कर लिया मैंने, इधर I2 चला गया है, और इधर चला गया है I3 करंट। क्लियर है बेटा, ये I2 करंट आया इधर से, ठीक है। अब आपने ऐसे नहीं सोचना यहां से बैटरी से, कुछ नहीं सोचना बेटा, बस आपने लेट कर लिया, यहां से I2 करंट निकला, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे I2, यहाँ से I3, वापस फिर आपका क्या चला जाएगा, I1, ठीक है। सबसे पहले आपने करंट ऐसे मार्क करना है। आप कहीं से भी, इधर से इस बैटरी से भी I1 स्टार्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले एट पॉइंट सी, जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन पॉइंट में I1 करंट आ रहा है बेटा, प्लस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्या किया है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाया है। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I2 प्लस I3, और यू कैन से I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I3। तो I3 की वैल्यू क्या हो गया बेटा, I1 माइनस I2। क्लियर है। अब आपको जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन बना के ही दिखानी है, आप सीधा मैं यहाँ पे देखो बेटा, जब न्यूमेरिकल्स बड़े होते जाएंगे, टाइम भी सेव करना है, ऑब्जेक्टिव में तो और भी टाइम सेव करना है। मैं यहाँ पे I2 लेट करूंगा, यहाँ पे सीधा क्या करूंगा, I1 माइनस I2, ठीक है। आप साथ साथ चीज देखो बेटा, मैं प्रॉपरली भी एक्सटेंड में करके, एक्सपैंड करके भी दिखा रहा हूँ। आपने फास्ट करना भी सीखना है, चीजें स्किप करनी भी सीखनी है, ताकि अगर वो फास्ट करना पड़े, टाइम कम हो तो कर सको आप, ठीक है। करंट मार्क हो गया बेटा आपके पास। अब यहाँ पे कितने अननोन है आपके पास, I1, I2 एंड I3, 3 अननोन्स है बेटा, तो 3 इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन तो हमारी यही है बेटा, जो मैंने वहां पे मार्क भी कर दी है, क्लियर है। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं बेटा, एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा, ठीक है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, तो इन 2 लूप्स में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास। क्लियर है। अब कई बच्चे क्या करेंगे देखना बेटा, ये इक्वेशन नहीं बनाएंगे, एक ये लूप ले लेंगे, एक ये छोटे वाला लूप ले लेंगे, बड़े वाला लूप ले लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। 3 इक्वेशन ऐसे नहीं बना सकते बेटा। देखो, इस लूप की और इस लूप की इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो बड़े लूप की इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, तो वो तो 2 इक्वेशंस को ऐड बेटा, आपके पास इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो और सिर्फ 2 इक्वेशंस दी हो, क्या आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं। आपको कितनी इक्वेशन चाहिए, 3। अब आप बोलोगे सर 2 इक्वेशन दे रखी है, तीसरी इक्वेशन क्या, मैं इन दोनों को ऐड करके तीसरी इक्वेशन बना लूंगा वहां पे, क्या ऐसे मुमकिन है, कभी सॉल्यूशन निकलेंगे, नहीं कभी भी बेटा। इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के लिए आपको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को आपको प्रॉपर 3 अलग अलग इक्वेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि तीसरी इक्वेशन इन दोनों का सम हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो ध्यान रखना है बेटा, कभी भी ऐसी इक्वेशंस नहीं बनानी जो मैं बोल रहा हूं कि आपने एक इक्वेशन इससे बना ली, इससे एक बड़े लूप से बना ली, वो गलत हो जाएगा। बड़ा लूप बेटा इन दोनों का सम ही तो होगा एक तरह से, तो तीसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, ये जो मैंने बना रखी है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन लूप BCDA, BCDA बी लूप है हमारे पास। ओके बेटा, तो अब इस लूप में देखते हैं, B से C गए, तो B से C जाने पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तो 0 है एक तरह से ना। फिर मैं C से इस पॉइंट के ऊपर आया, C
सी से इस पॉइंट के ऊपर आए तो रास्ते में क्या है बेटा, रेजिस्टर है 4 ओम का, और 4 ओम रेजिस्टर में कितना करंट है, I3, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 4 into I3। मैंने आपको क्या बोला था, अब हम सीधी इक्वेशन बनाएंगे, उसे प्रॉपर्ली वैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सी से जब मैं इस पॉइंट के ऊपर आऊंगा, आप इसे कुछ भी जी पॉइंट बना सकते हो, सी से जी पॉइंट के ऊपर गए तो I3 into 4 आ जाएगा हमारे पास, और I3 की वैल्यू भी मैं साथ में ही यहाँ पे पुट कर दूंगा I1 माइनस I2। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा हमारे पास, आपने इसमें साइन कन्वेंशन करना है। तो देखो बेटा, मैं जब C से G पॉइंट के ऊपर गया तो मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, मतलब हाई से लो जा रहा हूं, हाई से लो जाने का मतलब बड़े से छोटा जा रहा हूं, बड़े से छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। फिर मैं बेटा G से D पॉइंट के ऊपर गया तो G से D पॉइंट के ऊपर जाने पे रास्ते में क्या है, सेल है, तो सेल की वजह से कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल चेंज आएगा 2 वोल्ट का, ड्रॉप नहीं, चेंज कितना आएगा, 2 वोल्ट का। अब साइन की बात करते हैं बेटा, देखो G जो है वो हाई के साथ कनेक्टेड है, D जो है लो के साथ, तो हाई टू लो जा रहे हैं मतलब बड़े से छोटा जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैं D से A पॉइंट के ऊपर गया तो D से A पॉइंट के ऊपर जाने पे रास्ते फिर बैटरी है, बैटरी का कितना पोटेंशियल चेंज आएगा, 2 का। ओके, अब फिर देखो बेटा D पॉइंट लो के साथ कनेक्टेड है, A हाई के साथ, तो अब मैं क्या है, लो से हाई जा रहा हूं, तो लो से हाई जाने का मतलब छोटे से बड़ा जा रहा हूं, छोटे से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव। फिर A से B गए तो A से B जाने पे रास्ते में क्या है बेटा, 4 ओम का रेजिस्टर, तो 4 ओम के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 4 into I1। और साइन कन्वेंशन क्या होगा इसमें बेटा, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, मतलब करंट हाई से लो जाता है, मतलब बड़े से छोटा जा रहा हूं, बड़े से छोटा माइनस करेंगे तो प्लस, और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। ओके, अब सॉल्व करने से ये कैंसिल आउट हो गया, 4I1 माइनस 4I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपके पास, 8I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0, और इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4I2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, I1 2I1 इज इक्वल टू I2 आ गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है बेटा, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम कौन सा लूप लेंगे, अब आप जा तो बड़े वाला लूप ले सकते हो, या ये छोटे वाला लूप ले सकते हो, क्लियर है, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है। इन लूप CEFDC, मैंने ये वाला CEFDC लूप कंसीडर कर लिया बेटा। ओके, आप DGC कुछ भी लिख सकते हो, DGC ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है। जी पॉइंट मैंने बाद में मार्क किया था। तो देखो बेटा, C से E गए तो रास्ते में ना कोई रेजिस्टर है ना कोई सेल है, तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। फिर E से F के ऊपर आप जा रहे हो बेटा, E से F के ऊपर जाने पे रास्ते में आपको क्या है, 4 ओम रेजिस्टर मिलेगा, तो 4 ओम रेजिस्टर मिलेगा मतलब इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 4 into जितना इसमें करंट है I2। अब साइन कन्वेंशन देखो बेटा, I2 करंट E से F जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, तो करंट हाई से लो जा रहा है, बड़े से छोटा जा रहा है, बड़े से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव। फिर F से D पॉइंट के ऊपर गए तो रास्ते में क्या है, सेल है हमारे पास 2 वोल्ट का बेटा, तो 2 वोल्ट का सेल है तो चेंज कितना आएगा पोटेंशियल का, 2 वोल्ट ही आएगा। अब देखो बेटा, F जो है हाई के साथ है, D लो के साथ है, तो हाई से लो जा रहे हैं मतलब बड़े से छोटा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर बेटा मैं D से G पॉइंट के ऊपर गया तो चेंज कितना आएगा, 2 का। अब D लो के साथ कनेक्टेड है, G हाई के साथ कनेक्टेड है, तो क्या आ जाएगा, माइनस। फिर G से C पॉइंट के ऊपर गया बेटा मैं, तो G से C पॉइंट के ऊपर जाने पे क्या हुआ है, फिर 4 है रेजिस्टर, और इनटू क्या आ जाएगा, I3। अब बेटा देखो करंट नीचे को आ रहा है, मतलब मैं G से C जा रहा हूं, अगेंस्ट द करंट जा रहा हूं, तो अगेंस्ट द करंट मतलब मैं लो से हाई जा रहा हूं, छोटे से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो आप इसे, ये तो कैंसिल आउट हो गया है, 4I2 माइनस 4I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, I3 की वैल्यू है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 4I2 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन गया 8I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2I2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, I1। एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। अब देखो बेटा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे, इन दोनों इक्वेशन से क्या बन रहा है हमारे पास, इधर आ रहा है कि 2 टाइम्स I1 इक्वल्स टू I2 है, इधर आ रहा है 2I2 इज इक्वल्स टू I1। अब बेटा बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज होगी सर। देखो यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात है,
इन दोनों इक्वेशन से एक ही रिजल्ट मिल रहा है, तभी ये चीज, ये इक्वेशंस तभी पॉसिबल है। बेटा देखो इधर क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि I2 जो है वो I1 से दुगना है, और इधर क्या बन रहा है, I1 जो है I2 से दुगना है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं ना बेटा, दो ऐसी क्वेश्चन बनी है एक ही जगह से। एक क्वेश्चन कह रही है कि I1 4 है और I2 8 है, और एक कह रही है I1 4 है I2 8 है, दूसरी उल्टा कह रही है, मतलब I2 4 है I1 8 है। क्या ऐसा कभी भी मुमकिन है? बिल्कुल नहीं मुमकिन। तो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू करेगी? तो मैथमेटिक्स में एक ही वैल्यू है जो कि ऐसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, वो है 0। अगर I1 की वैल्यू 0 होगी, I1 की वैल्यू 0 होगी और I2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तभी ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को क्या है बेटा, सेटिस्फाई, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना बेटा, दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। चलो वो बाय चांस वैल्यूज ऐसी ली गई मेरे से कि इक्वेशंस ऐसी बन गई, लेकिन बेटा जरूरी नहीं हर बार ऐसी टफ सी इक्वेशन बनेगी, वहां पे इजी क्वेश्चन बनेगी। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सबने सीखा है 10th में, तो 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, 2 वेरिएबल्स होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चलो ये भी सही है कि क्वेश्चन करते हो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें थोड़ा सा अजीब सी क्वेश्चन बन गया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है बेटा, इक्वेशन देखते ही पता चल रहा है कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन एक ही पॉसिबल है कि I1 I2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0। I1 I2 की वैल्यू 0 है तो I3 इज इक्वल टू क्या था बेटा, I1 माइनस I2, 0 माइनस 0, तो ये भी आ जाएगा 0। तो तीनों रेजिस्टर्स में, इसमें तीनों रेजिस्टर्स में करंट कितना है बेटा, 0। क्लियर है? मैंने आपको लूप लॉ भी लगा के दिखा दिया है, जंक्शन लॉ भी लगा के दिखा दिया, यहाँ पे 2 लूप लॉ लगाए हैं। लूप लॉ लगाते हुए, इक्वेशंस बनाते हुए क्या गलती नहीं करनी आपने बेटा, ऐसा नहीं है कि 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन बनानी है तो आप तीनों लूप से इक्वेशन बना लो, पहले देख लो तीसरा इक्वेशन कहीं जंक्शन लॉ से तो नहीं बन रहा। क्लियर है? और अगर आप साथ ही साथ जंक्शन लॉ यहीं पे लगा देते फिर आपको वेरिएबल ही I1 I2 दिखना था ना। यहाँ पे मैं अगर देखता I1 आ रहा है I2 चला गया तो इधर क्या होगा, I1 माइनस I2, तो I3 है नहीं, तो दो ही वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल्स के लिए 2 लूप बन जाएंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना है बेटा आपने कि जो 2 छोटे लूप लिए हैं तीसरा लूप आप उन दोनों का सम बड़ा लूप बना ले, उसका मतलब बेटा यही होगा इन दोनों इक्वेशन का सम कर दोगे तो बड़े लूप की इक्वेशन बन जाएगी, तो वो तो बेटा गलत चीज है। ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स की नॉलेज है, जिन्हें पता है इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या आता है, 2 वेरिएबल क्या आता है, वो ये गलती नहीं करेंगे। बट फिर भी बेटा पेपर में कई बार दिमाग नहीं चलता है, पहले ही ध्यान में रखनी है चीज। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ऐसे क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? मैं आपको एक आधा सर्किट बना देता हूं जो आप घर पे करोगे, तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा सर्किट बनाते हैं जो आप घर से करोगे। तो बेटा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, आपने इसमें भी करंट इन द ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है बेटा, देखो आपको ये सर्किट बना रखा है, अब उन्होंने क्या क्वेश्चन में डायरेक्शन करंट की मार्क करके दे दिया आपको, ऑलरेडी मैं जो बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो A B C D E ये आपका सर्किट है। इस सर्किट में एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। दिस इज 4 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर, एंड दिस इज 1 ओम रेजिस्टर। क्लियर है? तो अब आप इसे सॉल्व करोगे और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है बेटा, I1 I2 एंड I3, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन होंगी और तीनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो बेटा ऑलरेडी कैसे किया उन्होंने यहाँ से रट किया, यहाँ से I1 करंट निकला है, इधर I2 जा रहा है, तो इधर क्या होगा, जंक्शन लॉ से I1 माइनस I2, तो जंक्शन लॉ लगा दिया। I2 इधर से उन्होंने लेट कर लिया, I3 आ रहा था, इधर से I2 आया, इधर से I3, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I2 प्लस I3। तो जब यहाँ गया, अब देखो बेटा बैटरी से अगर बाहर I1 जा रहा है तो इधर इनपुट में भी I1 जाएगा, तो इधर से I2 प्लस I3 आया, यहाँ पे C पॉइंट पर इधर I1 चला गया, तो C पॉइंट से जाएगा कितना, I2 प्लस I3 माइनस I3, ये यहाँ पे इस I1 माइनस I2 के साथ मिलेगा, तो इधर कितना चला जाएगा, I3। बैटरी से हमने लेट किया था, I3 ही बाहर आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3 इक्वेशंस बनेगी बेटा, 3 इक्वेशंस के लिए 3 लूप ले लो, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तीनों लूप्स में किरचॉफ्स लूप लॉ लगाइए और 3 इक्वेशन बनेगी, वेरिएबल इन 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, I1 I2 एंड I3 की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको I1 I2 एंड I3 की वैल्यू लिख देता हूं जो आ रही है बेटा, मैं एनसीईआरटी बुक से ही डाल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है। तो I1 I2 की वैल्यू मैं लिख देता हूं, I1 की वैल्यू बन रही है 2.5 एम्पियर,
I2 की वैल्यू बन रही है 5/8 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू बन रही है 17/8 एम्पियर। क्लियर है बेटा? तो आपने इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है बेटा? ये आपके घर पे प्रैक्टिस करने के लिए जंक्शन लॉ को लगाइए, सॉरी जंक्शन लॉ तो लगा ही हुआ है बेटा, उन्होंने करंट मार्किंग पहले कर दिया, लूप लॉ को लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, देखो आंसर मैच करने चाहिए, अगर आंसर नहीं मैच कर रहे आपकी जो गलती होगी बेटा वो साइन कन्वेंशन में होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन आपके लिए फिर से लिख देता हूं एक बार, साइन कन्वेंशन। तो बेटा जब आप जैसे ए से बी पॉइंट के ऊपर जा रहे हो, ए से बी पॉइंट के ऊपर जा रहे हो, ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है सेल कुछ इस तरह से, और सेल का ईएमएफ है ई। तो ए एंड बी में कितना चेंज आएगा, वी ए माइनस वी बी, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई। साइन कन्वेंशन कैसे करना है, आप ए से बी जा रहे हो बेटा, तो हाई से लो जा रहे हो, बैटरी के हाई से लो टर्मिनल पे जा रहे हो, हाई से लो टर्मिनल का मतलब पॉजिटिव। क्लियर है? हाई टू लो मूव करोगे तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, और लो टू हाई मूव करोगे तो नेगेटिव। ठीक है, आप सीधा देखो बेटा, जो बच्चे सीधा मेमोराइज कर सकते हैं ठीक है, पर मेरे से इतनी चीजें याद नहीं रहती क्योंकि बहुत कुछ है फिजिक्स में, तो हमने कंसेप्ट बिठाना है बेटा यार। सिंपल सी बात है, हाई से लो जाने का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है आपने। क्लियर? अब सेकंड, एक तो ये हो गया केस। सेकंड केस में अगर आप ए से बी पॉइंट के ऊपर जा रहे हो और बीच में आपका है रेजिस्टर और इस रेजिस्टर में करंट आई है, तो वी ए माइनस वी बी, अब क्या होगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई इंटू आर। क्लियर है? अब साइन कन्वेंशन कैसे होगा बेटा, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, मतलब हाई से लो जा रहा हूं, बड़े से छोटा पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, और अगेंस्ट द डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। तो आप साइन कन्वेंशन ऐसे आप सीधा रट्टा भी लगा सकते हो, जिनको वो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, सर क्या हाई से लो करते हैं, लो से हाई, बड़े से छोटा नेगेटिव, तो वो नहीं समझ आ रहा, आप सीधा ये 4 पॉइंट्स को याद कर लो। और मेरे अकॉर्डिंग बेटा ये 4 पॉइंट याद करने की बजाय मेरे को मैथमेटिक्स आता है, मैंने वो बना रखा है कि बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब हम ये इक्वेशन बनाते हैं तो हमने सिर्फ ये इधर वाली वैल्यूज लिखनी होती है बेटा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होकर नेट इक्वल्स टू क्या बन जाता है, 0 इन द लूप। क्लियर है बेटा? तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो घर पे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं कुछ। अगर बेटा जो एक ये क्वेश्चन है अब जो मैं करने वाला हूँ, ये सर्किट है, तो हमारा सबने ये में जो बना रखा है, मैंने ये क्यूब बना रखा है ना एक तरह से। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच एक क्यूब है एक तरह से। ठीक है, इस क्यूब की हर एक साइड की रेजिस्टेंस जो है ना बेटा, दैट इज स्मॉल आर। हर एक साइड की रेजिस्टेंस क्या है बेटा, स्मॉल आर है, कुछ इस तरह से, ये हमें गिवन है। क्यूब की कितनी साइड्स होती है बेटा, 12 है ना, तो 12 रेजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो अब हमारे पास ये रेजिस्टर, ये डायग्राम, ये सर्किट बना रखा है उन्होंने। आपसे क्वेश्चन बेटा कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद सोचने हैं बेटा। तो क्या है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है, फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जो हम पिछले पार्ट में कर रहे थे ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सबसे पहले बिटवीन ए एंड जी पॉइंट, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स जो है, ये ए है और ये जी है, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट बन गए कि नहीं बन गए बेटा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। फिर आपको यहाँ पे बैटरी लगा के दे सकते हैं और करंट पूछ सकते हैं सर्किट में कितना होगा, सर्किट में पूछेंगे टोटल करंट, और ईच में भी चलो पूछ सकते हैं, हर एक ब्रांच में भी पूछ सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाऊंगा। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर वो आगे वाला कंसेप्ट करेंगे करंट वाला। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी भी पूछ सकते हैं, ए एंड सी वाला भी एक क्वेश्चन है आपका, और ए एंड बी वाला भी एक क्वेश्चन है बेटा। तो ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको बेटा, ये आपके पेपर में आ चुका है, सीबीएसई के पेपर में आता है, लास्ट ईयर और 2 मार्क्स में आया था ये।
तो वहां पे बेटा देखो इसमें कोई सीरीज कोई पैरेलल में नहीं नजर आ रहे, जंक्शन पॉइंट बहुत है, नॉन जंक्शन कोई भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ए एंड जी पॉइंट पहले मार्क कर देता है, ये ए पॉइंट, तो ए एंड जी के बीच में एक तरह से क्या होता है बेटा, मैंने क्या बोला था, जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, एक तरह से वहां पे क्या है, बैटरी लगी, लेट्स से वी बैटरी लगी हुई यहाँ पे, क्लियर है। तो बेटा देखो अब क्या है इस क्वेश्चन में करना, इस क्वेश्चन को आप सिंपल वे में सोच ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा बेटा, ओके। अब अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं तो क्या होगा, क्योंकि सिंपली देखो बेटा यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रही हमारी, जितने भी सीखे हैं कोई नॉन जंक्शन पॉइंट नहीं है, कोई दो रेजिस्टर ऐसे नहीं जो सेम पॉइंट्स के बीच में है, सब डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में है, सबके क्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल है, कोई पैरेलल नहीं, कोई सीरीज में, कुछ नहीं चल रहा। तो फिर आपके पास जब ऐसा कुछ ना हो तो एक ही चीज बचती है, वो है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं बेटा। तो इस बैटरी में से लेट से आई करंट जा रहा है इनसाइड, क्लियर है, आई करंट गया, अब इधर I1 इधर I2 इधर I1 I माइनस I1 प्लस माइनस I2 ऐसे हो जाएगा, तो वेरिएबल्स हो गए। फिर यहाँ पे आके इधर I4 इधर I5, तो वेरिएबल्स बढ़ने स्टार्ट हो गए बेटा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे वेरिएबल्स बन जाएंगे आपके पास, क्लियर है। तो उतनी ज्यादा इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, क्लियर है। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन करना आपका। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि बेटा देखो 2 मार्क्स में आया हुआ था क्वेश्चन, तो उतना लेंथी 11-12 इक्वेशंस बना लोगे तो बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रिक सीखना है बेटा, वो क्या है, अगर आप देखो ए पॉइंट से जी पॉइंट के ऊपर पहुंचते हो तो कौन से रास्ते हैं पहले वो देखते हैं। ए से बी जाओगे, बी से सी और सी से जी, कितने रेजिस्टर मिले 1 2 एंड 3। दूसरा रास्ता कौन सा बेटा, ए से डी, ठीक है, डी से आप किसी भी तरफ चले जाओ, डी से एच और एस से जी, तो इधर से भी कितना बन रहा है 1 2 3। अब ए से डी, डी से सी और सी से जी, यहां पे भी 3 रेजिस्टर। फिर ये वाला रास्ता देखते हैं, ए से ई से एच और एच से जी, 3 रेजिस्टर मिल रहे हैं। ई से अगर एफ की तरफ जाते हैं, एफ से जी, तो फिर भी 3 रेजिस्टर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है ए से जी तक पहुंचने के लिए यहां पे मैं कोई भी रास्ता फॉलो करूं, तो जब मैं ए से जी के ऊपर पहुंचू, रास्ते में कितने रेजिस्टर मिल रहे हैं मुझे 3, और तीनों रेजिस्टर्स क्या है, इक्वल है। तो जो कंसेप्ट मैं यहां पे लगाने वाला हूं उसके लिए सबसे पहले ए से जी के पाथ में क्या है बेटा, सेम नंबर ऑफ रेजिस्टर होने चाहिए और हर एक रेजिस्टर क्या होना चाहिए, आर, मतलब सेम होने चाहिए, तो जो कि यहां पे है। तो ऐसे केस को बोलते हैं पाथ सिमेट्री। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पाथ सिमेट्री, ठीक है। पाथ सिमेट्री में क्या होगा बेटा, देखो पाथ सिमेट्री में आप क्या कर सकते हो, अगर यहां से आई करंट आया है तो यहां पे क्या होगा, इधर भी I/3 जाएगा, इधर भी I/3 जाएगा, इधर भी I/3। करंट तीनों पाथ्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ड्यू टू पाथ सिमेट्री। तो पाथ सिमेट्री में क्या होता है, ए पॉइंट के ऊपर करंट तीनों डायरेक्शन में क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर से I3, अगर आप यहां पे भी देखोगे बेटा तो इधर से भी I/3 आएगा, इधर से भी I/3 आएगा और इधर से भी I/3 आएगा, क्लियर है। तो आपको 2 सेकंड में इसकी निकाल के दिखाऊंगा रेजिस्टेंस। एक बार ये करंट मार्किंग कर ले बेटा। देखो ये क्वेश्चन आपका वैसे तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है, बट सीबीएसई में भी आ चुका है बेटा, तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, ये इजी है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। जो मैं दूसरे को बताऊंगा इनसे टफ है, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, तो ये I/3 आया बेटा, यहां पे पहुंचा। अब यहां से फिर आगे तो फिर से पाथ सिमेट्री ही है ना बेटा, 2 रेजिस्टर बचेंगे, तो मतलब क्या यहाँ पे फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो I/3 अब 2 पार्ट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इधर भी I/6 और इधर भी क्या आ जाएगा बेटा I/6, क्लियर है। डी पॉइंट के ऊपर भी I/3 आ रहा है, 2 रास्ते हैं, तो I/6 और इधर से भी क्या होगा I/6। फिर इधर से यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर भी, इधर भी I/6 एंड इधर भी I/6। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर देखो बेटा I/6 ये आ रहा है और I/6 ये आ रहा है, तो कितना चला जाएगा I/3। ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है, मैं सही सोच रहा था कि नहीं सोच रहा था। अब इधर से देखो I/3 इधर से आ रहा है, I/6 तो I/3 जा रहा है, क्लियर है बेटा। फिर सेम वे में यहां पे देखोगे I/6 तो I/3 जा रहा है, क्लियर है बेटा। करंट मार्क हो गए हर एक लाइन में। तो अब आपने इसमें क्या निकाला बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये बैटरी लगी हो और इस पूरे सर्किट की जगह पे एक ही रेजिस्टर R लगा हो और ये बैटरी से कितना करंट विड्रॉ कर रहा हो I, तो R की वैल्यू क्या होगी
V बाय आई के बराबर होने वाले हैं एक तरह से। तो मुझे V और I की रेशो निकालनी है तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो अब बेटा देखो यहाँ पे क्या करना है, करंट मार्क कर लिया, अब लूप बनाते हैं और लूप ऐसा बनाना है जिसमें V इन्वॉल्व रहे। तो मतलब ये वाला लूप बनाते हैं, इसको पॉइंट कुछ भी बना लेते हैं, X पॉइंट बना लेते हैं। तो मैं लूप कंसीडर कर रहा हूं इन लूप। आपने अगर बेटा सब्जेक्टिव में आता है कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायग्राम बनानी है, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये कुछ नहीं पास मीट्रिक वगैरह मैंने आपके लिए लिखा है। तो आपने वहां पे कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपने करना है इन लूप ए, आप कोई भी लूप ले लो बेटा, मेरे को ए से जी जाना है, जिस तरफ से मर्जी जाओ, सेम पॉइंट है, सेम मीनिंग है, ए से बी, बी से सी, ये ले लेते हैं ना, लूप ए बी सी जी एक्स ए, क्लियर है, ए बी सी जी एक्स ए। ओके, अब देखो बेटा, ए से बी पॉइंट के ऊपर गए तो रास्ते में रेजिस्टेंस आर जिसमें करंट है I by 3, तो चेंज कितना आएगा पोटेंशियल में I by 3 इंटू आर, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, प्लस, साइन कन्वेंशन क्या आएगा प्लस। फिर B से C गए तो B से C में क्या है बेटा, I by 6 करंट है और रेजिस्टेंस है हमारे पास R, क्लियर है बेटा, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। फिर C से G गए तो C से G जाने पे करंट है I by 3, रेजिस्टेंस है R, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही है तो पॉजिटिव। फिर G से X होते हुए बीच में क्या है, X से A, तो बीच में क्या है बेटा हमारे पास बैटरी, V बैटरी है, पोटेंशियल कितना आएगा चेंज, माइनस क्यों लिखा है, लो से हाई जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने पे क्या होता है माइनस साइन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि A पॉइंट के ऊपर वापस पहुंच गए हैं, क्लियर है। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, V को उधर ले जाते हैं और इधर I कॉमन, इन तीनों में I कॉमन ले लिया मैंने, ये बन गया R by 3 प्लस R by 6 प्लस R by 3, और इस माइनस V को उधर ले गया V, ठीक है, इस I को उसके नीचे ले जाता हूं और इधर मैं इसका 6 एलसीएम ले लूंगा, 2R प्लस R प्लस 2R इक्वल्स टू V बाय क्या हो जाएगा बेटा I, ये क्या बन गया 5R by 6, और इक्वल्स टू V by R को क्या लिख सकते हो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 5R by 6, है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा, 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया। बट अगर आपको ये चीज नहीं पता पास सिमेट्री क्या होती है, आप नहीं कर सकते, क्लियर है बेटा। मैंने आपको एक मिरर सिमेट्री वाला क्वेश्चन करवाया था पिछले पार्ट में, ये है पास सिमेट्री वाला, क्लियर है। तो बेटा इसमें कोई फंडा नहीं चल रहा हमारा, तो प्रॉपर जंक्शनों लगाने से पहले, I1 I2 वगैरह लगाने से पहले एक बार देख लो कहीं पास सिमेट्री तो नहीं बन रहा। अगर पास सिमेट्री बन रहा है तो क्लियर है आपके लिए, क्लियर है बेटा। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए पहले, और फिर नेक्स्ट एक और बताता हूं इसी के रिलेटेड में आपको। तो बेटा अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता करंट, तो V की वैल्यू देनी पड़ेगी उन्हें, फिर V की वैल्यू 10 दे देंगे। यहां से बेटा इक्विवेलेंट आ गया, 10 V पता है, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 वोल्ट बाय R इक्विवेलेंट आ जाएगा ना बेटा, 10 बाय 5R बाय 6, ये आंसर आ जाएगा आपके 5R बाय 6। यहां से आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी, टोटल करंट इन सर्किट क्या होगा I, क्लियर है बेटा। तो एक आपके पास ये क्वेश्चन था क्यूब वाला, इस क्यूब वाले क्वेश्चन में आपने डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ओके। इसी में मैंने आपको बोला 3 क्वेश्चंस और बनते हैं, तो वो 3 क्वेश्चंस और क्या है बेटा वो बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे क्यूब बना लेते हैं पहले, हमारे पास पहले की तरह क्यूब है ABCDEF G, ओके, ABCDEF G, क्लियर है बेटा। ये हमारे पास क्यूब है, और पहले की तरह हर एक लाइन के ऊपर क्या है, एक तरह से क्यूब की हर एक एज के ऊपर क्या है R रेजिस्टेंस है, क्लियर है। तो अब आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले A और G में निकाला था बेटा आपने, अब आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है A पॉइंट एंड C पॉइंट के बीच में। तो मतलब क्या है, अब आपकी बैटरी क्या है A एंड C पॉइंट के बीच में, क्लियर है बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, इस क्वेश्चन को करने का भी एक ट्रिक ही है बेटा। वो ट्रिक क्या है, यहां पे क्या है, फिर से मिरर सिमेट्री बन रही है। वो मिरर सिमेट्री क्यों बन रही है, देखो अगर मैं ये जो मैंने अभी बनाया है यहां पे प्लेन मिरर रख दूं, मतलब BDHF ये वाले प्लेन में अगर प्लेन मिरर रख दूं,
तो क्या होगा बेटा, जो एग्जैक्टली इधर है ये उसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगी ना, ए के बिल्कुल ऑपोजिट सी है। पहले मिरर सिमेट्री क्यों नहीं बन रहा था, ए के इधर था और मिरर कहीं रखा नहीं जा सकता था वहां पे, क्लियर। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मिरर रखूंगा तो मिरर सिमेट्री बन रही है। और जब मिरर सिमेट्री बन रही है, ठीक है, इन वायर जिन ब्रांचेस के ऊपर आपका मिरर आ रहा है आप उन्हें कट कर दो, मतलब उनमें करंट जीरो जाएगा जिनके ऊपर मिरर जा रहा है। ठीक है बेटा, फिर से बात वही है, आप इसे प्रॉपर किरचॉफ्स लॉ से कर सकते हो। ठीक है, अब पहले की तरह पास सिमेट्री नहीं बन रही तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह टफ हो जाएगी आपके लिए, क्लियर है। तो ये एक सबसे इजी वे है इसको करने का। तो जब आपने मिरर रखा तो मिरर सिमेट्री बन रही थी, और मिरर सिमेट्री जो मिरर रखा है जिन एजेस के ऊपर मिरर आ रहा था उन एजेस को खत्म कर दो, क्योंकि उनमें करंट क्या जाएगा बेटा, जीरो। तो जिनमें करंट ही नहीं जा रहा उनकी रेजिस्टेंस होना ना होना एक चीज है। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन इजी हो गया बेटा, ये आर और ये आर ये दोनों क्या आ जाएंगे सीरीज में, ये आर और ये आर दोनों क्या आ जाएंगे सीरीज में। ठीक है, सीरीज सीरीज, और ये आपस में क्या आ जाएंगे बेटा, पैरेलल। क्लियर है, अभी नहीं करना, पहले इनका भी देखना है, सेम वे में इधर करना है, ये आर ये आर ये आर ये आर। ठीक है, ये सीरीज में हो जाएंगे आप, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये आपस में पैरेलल में। फिर इधर वाला ये सारे क्या आ जाएंगे, ठीक है, ये सीरीज ये पैरेलल में। फिर ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे सीरीज में, और इनका रिजल्टेंट इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, इन दोनों को पहले पैरेलल में मत करना, ठीक है, इन सब का रिजल्ट पैरेलल में आएगा बेटा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट। क्लियर है बेटा। तो ये भी आपका एक क्यूब वाला क्वेश्चन है जिसमें रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है, तो इजी है, हो जाएगा। बट इसमें भी देखो बेटा ट्रिक क्या था, मिरर सिमेट्री। इसको प्रॉपर किरचॉफ्स लॉ करेंगे तो बेटा बहुत सारी क्वेश्चन बन जाएंगी जो कि काफी टफ है आपके लिए। एक ऐसे ही और भी केस है आपके पास, आपके लेट से फिर से एक क्यूब है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपने जो क्या बनाया बेटा, ए एंड बी पॉइंट के बीच में, एडजेसेंट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, पहले ए एंड जी, फिर ए एंड सी, अब ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो अब क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पे कोई मिरर सिमेट्री नहीं बन रही। आप बोलोगे सर जी बीच में मिरर रखने से क्या होगा बेटा, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मिरर क्या होना चाहिए आपका, एजिस के ऊपर आना चाहिए, जहां किसी जंक्शन पॉइंट के ऊपर आना चाहिए उसका ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा, मिरर सिमेट्री नहीं बन रही। लेट्स सी कोई पास सिमेट्री बन रही है क्या, नहीं बन रही। तो बेटा अगर ए पॉइंट से स्टार्ट हो तो बी पॉइंट के ऊपर जाते हो तो बीच में एक ही रेजिस्टर आएगा कि नहीं आएगा आपका। अगर मैं इस पाथ को चूज करता हूं, ए से डी, डी से सी और सी से बी, 1 2 3 तीन रेजिस्टर आ रहे हैं। फिर इधर से देखते हैं ए ई एफ बी, तो इधर से भी तीन आ रहे हैं। तो मतलब क्या है बेटा, ये दो रास्ते सिमेट्री है बट ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखो बेटा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपने करना है। लेट्स से बैटरी से आई करंट आया बेटा आपका, तो आई करंट आया है। अब ये जो दो पास सिमेट्री वाले केस है, अगर इधर भी I1 करंट जा रहा है तो इधर भी क्या जाएगा, I1 ही जाएगा। और इस वायर में कितना जाएगा, I माइनस 2I1। ठीक है ना बेटा, जंक्शन लॉ लगा दिया, इधर I1 प्लस 2I1 हो गया, तो I में से 2I1 माइनस कर देंगे तो बाकी का करंट क्या इस लाइन में चला जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। यहां से देखने पे इधर देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज है, एक बार ये आ रही है और ये दो सिमेट्रिक वाले पाथ आ रहे हैं, तो सिमेट्रिक वाले पाथ में से I1 करंट आएगा और इधर से ही आएगा। देखो बेटा ये जब इन दोनों के साथ मैच करेगा तो फाइनली करंट कितना चला जाएगा, I। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इतना मार्क करने से कुछ नहीं होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, इधर से I1 करंट आया है, मैंने लेट कर लिया, इधर चला गया है I2। ठीक है ना बेटा, अब इधर चला गया है करंट I2 और इधर करंट जाएगा हमारे पास I1 माइनस I2। सेम वे में यहां पे देखो बेटा, जब यहां से I1 करंट आया तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इधर I2 लेट कर लेता हूं तो इधर क्या करंट चला जाएगा, I1 माइनस I2। क्लियर है बेटा। अब देखो यहां से I1 माइनस I2 आया है, यहां से I1 माइनस I2 आया, तो इस लाइन में कितना करंट जाएगा, 2I1 माइनस I2 करंट जाएगा। क्लियर है, ये I2 करंट आया है हमारे पास और इधर भेज रहे हैं I1, तो इस लाइन में कितना करंट होगा बताइए बेटा,
इस वायर में कितना करंट होगा, अगर इधर I1 जा रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, I2 माइनस I1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है। इस वायर में कितना करंट होगा, I2 माइनस I1। तो यहां से I2 माइनस I1 आया, इधर से 2 टाइम्स आया, तो ये यहां पे कितना चला जाएगा, I1 माइनस I2 चला जाएगा ना बेटा, एक वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो इधर से I2 आया, इधर से I1 माइनस I2 आया, तो इधर कितना चला जाएगा, I1, जो कि पहले ही मालूम था। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, I1 I2, और आपने R की वैल्यू निकाली, मतलब आपने V बाई I की वैल्यू निकाली। तो करना कुछ नहीं है बेटा, आपने I1 I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 5 निकालनी है, फिर डाल देना है रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें भी आपने सॉल्व करना है। इसमें 3 लूप्स लेने पड़ेंगे आपको। एक लूप में V को जरूर इन्वॉल्व करना है, 2 छोटे लूप ले लेना, I1 I2 की वैल्यूज आपस में आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ I। क्लियर है? तो एक बार ये क्वेश्चन हो जाए बेटा आपका, तो आप आंसर चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है बेटा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बन रही है इसकी 7/12 आ रही है। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन रही है, 7/12 आर। और मैं उसमें बता देता हूं, अगर आपसे फाइंड, तो पिछले वाला पार्ट था, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन मिरर सिमेट्री रेजिस्टेंस ए एंड सी, तो ये केस हमारा मिरर सिमेट्री वाला था। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 3/4 आ रहा है इसका। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं बेटा। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो क्यूब के हैं, मोस्टली बुक्स में यही मिलते हैं, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री, पास सिमेट्री वगैरह को ध्यान से देखिए बेटा, मैंने कैसे लगाया मिरर सिमेट्री को, ठीक है। उससे क्या हुआ, क्वेश्चन इजी हो गया बेटा, ट्रिक कहलाएगा हमने, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव में उसे किरचॉफ लॉ से करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में इसमें कोई मिरर सिमेट्री नहीं बन सकती बेटा। कोई मिरर लगा के हम पहले की तरह कोई ब्रांचेस को गायब नहीं कर सकते, इसमें हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। पास सिमेट्री तीनों में एक जैसी होने के कारण, ना होने के कारण यहाँ पे I2 को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था बेटा, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। पहले हम लोग सिंपल निकाल रहे थे पैरेलल सीरीज वाले फॉर्मूले लगा के, बहुत इजी थे वहां पे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, इनमें किरचॉफ्स लॉ भी लगता है और कुछ ट्रिक भी खेलना पड़ता है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बिना नहीं होगा ये। तो अब ये आपका किरचॉफ्स लॉ था, आप इसके बेस पे अब ऐसे क्वेश्चंस करिए जिसमें करंट की वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।